हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक बेस्ड जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, उसमें आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर हालांकि डिलीटेड है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है आपके बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर से। और इसका कुछ डिलीटेड पार्ट, जैसे ये चैप्टर तो हालांकि डिलीटेड हो चुका है आपका, लेकिन इसका कुछ पोर्शंस है लास्ट में, जैसे टिश्यू कल्चर है और जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टाइप के कुछ टॉपिक्स माइक्रो प्रोपेगेशन से रिलेटेड, वो आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी मिल सकते हैं। और ऑलरेडी दिए भी हुए हैं स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स, तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स आपको एमसीक्यू के जरिए बताया जाएगा, और कुछ हम टिप्स और ट्रिक्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे ना जो डिस्कशन के, वो भी इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का आपको आइडिया बता दिया जाए तो इस एग्रीकल्चर प्लस है, ये दो टॉपिक वो डिस्कस करते हैं। और एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए भी ये चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड है ना, कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके आईसीएआर या फिर जेट के एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे आईसीएआर जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं अपने इंडिया में जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और इसी से मिलता जुलता चैप्टर हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन या इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कुछ इस टाइप से चैप्टर है। उसी का एक अपडेटेड वर्जन चैप्टर है ये। थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर में। मैंने बता दिया वैसे तो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और साथ में एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। एनिमल हस्बेंड्री जो कि ओवरव्यू क्या रहेंगे टॉपिक्स के, एग्रीकल्चर से प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा जो कि एक टेक्निकल टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी टॉपिक है। साथ में यहाँ पे कुछ आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से की जाती है, टिश्यू कल्चर, तो कुछ आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, कम से कम इनकी डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे आपको कुछ और भी, जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन और सिंगल सेल प्रोटीन, तो ये टॉपिक्स, इनकी टर्मिनोलॉजी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं वो मिल सकती हैं, जैसे हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और कुछ टेक्निक है, जैसे MOET मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाली टेक्निक्स। मतलब ये कुछ टर्म्स आपको बता रहा हूँ, इनकी आपको बेसिक्स कम से कम डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड। इसके अलावा जो हमारा डायरी फार्मिंग बोल सकते हैं, डायरी मैनेजमेंट, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हम कैटल्स का पालन करते हैं, बी कीपिंग एंड फिशेज से रिलेटेड फिश कल्चर या फिर फिश कैप्चर, अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। फिश कैप्चर में मछलियों को पकड़ा जाता है किसी भी सोर्स से, फिश कल्चर में मछलियों को पाला जाता है, फिर उसके बाद उसके हम मार्केटिंग वगैरह है वो करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनमें जो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्या कुछ हमारी यहाँ पे डिजीज से रिलेटेड आएगी प्लांट्स के अंदर, डिजीज हैं कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हैं, उनके एग्जाम्पल। इसके अलावा फंगल डिजीज कौन सी हैं, कुछ हम क्वेश्चन करेंगे भी इनसे रिलेटेड। वायरल डिजीज कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है ना, केवल उन्हीं को आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। इसके अलावा कुछ प्लांट ब्रीड हमने ऐसे तैयार किए हुए हैं जो कि रेजिस्टेंस शो करते हैं किसके प्रति, पेस्ट के प्रति,
और कुछ ऐसी स्पेशल ब्रीड के एग्जाम्पल हैं अपनी बुक में, टेबल्स वगैरह बनाई हुई हैं, और टेबल्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी कौन कौन सी हैं, कुछ आपकी हो सकता है बैक्टीरियल रिलेटेड, कुछ 1 या 2 टेबल हैं, और साथ में कुछ हमारे स्पीसीज के नाम हैं, हाइब्रिड जो नस्ल हमने तैयार की है ना फसलों के अंदर या क्रॉप्स के अंदर, उनके जरूर आपको, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। हम क्वेश्चन देखेंगे, अब फर्स्ट पार्ट है ये आपका, और इस फर्स्ट पार्ट में हम 1 to 15 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा फर्दर क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो डायरेक्ट ही मिलेंगे, उनमें कॉन्सेप्ट है ना बड़ा रेयर मिलता है, कॉन्सेप्ट मिलता है थोड़ा सा इनके अंदर, जो कुछ टर्म्स हैं साइंटिफिक टर्म्स हैं, इनमें आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिलेगा। बाकी आपका ये मानो कि ये चैप्टर लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड भरा पड़ा है। और मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपको बोल दिया था, जब हम एक प्रकार के हम बोल सकते हैं पैथोजन से रिलेटेड वाला चैप्टर था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और ये जो अभी पढ़ रहे हैं हम इसमें भी काफ़ी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। और एक माइक्रोब्स वाला, ये यूनिट ही पूरी की पूरी, इस यूनिट में 3 चैप्टर है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड भरी पड़ी है। तो हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो शुरू कर लेते हैं। द इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का मतलब जो एक्स्ट्रा बनता है, जो हमको वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन बाय प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा। रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट का जिक्र आ जाए तो मतलब मेन प्रोडक्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है। एपीकल्चर क्या है, यहाँ पे बी कीपिंग से रिलेटेड है, मधुमक्खी पालन को बोला जाता है एपीकल्चर साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनता है, आपने पढ़ा भी होगा, बी वैक्स, काफ़ी सारे जो ब्यूटी जो अलग टाइप के आइटम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी बी वैक्स मेडिसिन्स में भी यूज करते हैं। इसके अलावा मेन प्रोडक्ट यदि आपसे पूछे, हालांकि इस बेस का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो रहता है हनी। शहद के लिए पालते हैं ना मधुमक्खियों को, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या रहता है, वैक्स। इजी सा क्वेश्चन है वैसे। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स 2 डिफरेंट टाइप के जो हम बोल सकते हैं स्पीसीज या फिर जो एक प्रकार के ब्रीड, उनके बीच में जब हम हाइब्रिड करके मिक्सिंग करके एक नया जो प्लांट वैरायटी वो तैयार करते हैं को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगसिटी, अब होमोजाइगसिटी आपको पता होना चाहिए, जैसे हम मेंडल के जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं ना, मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और वहाँ पे जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जब हम F2 जनरेशन डिस्कस करते हैं, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाने से, तो वहाँ पे हमको क्या क्या करैक्टर दिखाई देते हैं, इस टाइप से 4 टाइप के प्लांट्स हैं वो मिलते हैं। और होमोजाइगसिटी में नो करैक्टर एक जैसे होते हैं, एलील एक जैसे होते हैं, जाइगस कंडीशन है, जबकि ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। रेशियो हमारा क्या आता है, 1:2:1। अब यदि हम बात करें अपनी डेली लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, जो ये होमोजाइगसिटी होती है ना, एक जैसे कैरेक्टर्स का मिलना, ये थोड़ा सा एक प्रकार का नेगेटिव पॉइंट होता है स्पीसीज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिजीज कोजिंग एलिल्स होते हैं ना, डिजीज कोजिंग एलिल्स, वो रिसेसिव ट्रेट में पाए जाते हैं, रिसेसिव नेचर होता है उनका। और जब होमोजाइगस कंडीशन में मिलेंगे, तो जैसे हमने पढ़ा भी था जो प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ डिजीज थी, और डिजीज आपको ज़्यादातर किस फॉर्म में मिलती है, रिसेसिव फॉर्म में। डोमिनेंट फॉर्म में बड़ी रेयर ही मिलती हैं, नॉर्मल जीन होता है ना वो डोमिनेंट होता है, और रिसेसिव फॉर्म में एक बार ये आ गया ना, तो वो होमोजाइगसिटी जब भी उसकी मिलेगी तो डिजीज कोज है वो करेगा ही करेगा। तो इस होमोजाइगसिटी से बचने के लिए प्लांट या एनिमल क्या कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेट्रोजाइगस कंडीशन उसके अंदर मिले, हेट्रोजाइगस मिले। और ये होमोजाइगसिटी से बचने के लिए ही हमने चैप्टर्स जो फर्स्ट है नई सिलेबस के बेस पे, वरना चैप्टर सेकंड था, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज पढ़ी थी। एक आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, यदि आपको याद हो कि हमारे जो प्लांट्स हैं ना वो कुछ ऐसी टेक्निक यूज करते हैं ताकि सेम पोलन ग्रेन है ना वो सेम फ्लावर के ऊपर ना जा पाए, सेल्फ पोलिनेशन से बचे। तो वो भी किसके लिए ही था, ताकि होमोजाइगसिटी, वहाँ भी हमने पढ़ा था, इससे बचने के लिए। तो होमोजाइगसिटी पूछा है कि किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है, और यदि क्वेश्चन आ जाता कि होमोजाइगसिटी से बचने के लिए कौन सा क्रॉस यहाँ पे हेल्पफुल होगा, उसका आंसर अलग हो जाता। तो यहाँ पे इनब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग मैंने अभी वर्ड यूज भी किए थे। इनब्रीडिंग क्या होता है, एक प्रकार की क्रॉसिंग होती है। ये इनब्रीडिंग में जो हमारे मेंबर होते हैं ना, जिनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है नया हाइब्रिड बनाने के लिए, वो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्लोजली रिलेटेड। ये मानो आप एक प्रकार का ऑटोगैमी की कंडीशन है, ये कंडीशन है एक प्रकार की इनब्रीडिंग। और दूसरा है आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग, हालांकि ये हम एनिमल से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे,
तो आउट ब्रीडिंग को हम कंपैरिजन किसके साथ कर सकते हैं, गिटिनोगैमी के साथ। वहाँ पे भी जेनेटिकली सिमिलरिटी है लेकिन थोड़ा सा फंक्शनली डिफरेंट होती है कंडीशन। आउट ब्रीडिंग में यदि हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो लगभग ऐसे दो हमने पेरेंट्स लेने हैं जो लगभग 4 से 6 जनरेशन तक उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं मिलने चाहिए। और यहाँ पे क्या है, कॉमन एंसेस्टर है वो मिल सकते हैं, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स के बीच में क्रॉसिंग, जेनेटिकली सिमिलर। ये थोड़े से जेनेटिकली हैं सिमिलर लेकिन कुछ जनरेशन तक उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा आउट ब्रीडिंग है। और ब्रीड इनमें सेम रखी जाती है दोनों में, नस्ल एक ही है। उसके बाद नस्ल से बड़ी होती है स्पीसीज। और जब दो स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ब्रीड अलग अलग हैं, इसमें तो हमने पढ़ा है दो एक ही टाइप की ब्रीड हैं। और ब्रीड मतलब एक प्रकार की रेसीज, जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अलग अलग रेसीज हैं। और वैसे तो ह्यूमन स्पीसीज तो एक ही है लेकिन रेसीज हैं, मंगोलियन अलग हैं, आर्यन अलग हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग आपको रेस मिल सकती है। इस तरीके से ब्रीड है वो क्या प्रकार की, एक प्रकार की रेस मान लो आप। और एक ही रेसीज के बीच में, जैसे ह्यूमंस इंडियंस हैं, इंडियंस क्या एक प्रकार की एक रेस, आर्यंस वगैरह हैं, तो वो क्या है एक प्रकार की रेस, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन है तो इन ब्रीडिंग, मतलब एक प्रकार के हम बोल सकते हैं उनके बीच में वैसे एंसेस्टर सेम नहीं होते तो आउट ब्रीडिंग का हम ज़्यादातर जिक्र करते हैं। इसके अलावा एक होता है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में ब्रीड ही अलग हो जाती है, डिफरेंट ब्रीड के मेंबर्स हैं वो क्रॉस करते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें किसकी, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की, इसमें क्या होता है, ये जब मेंबर्स लिए जाते हैं और उनके बीच में ब्रीडिंग करवाई जाती है तो उसको हम इंटरस्पेसिफिक एक ही ब्रीड हम यूज करते हैं। और आउट ब्रीडिंग में और आउट क्रॉसिंग में और इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में भी थोड़ा सा डेफिनेशन का ही फर्क है, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड के बीच में एक हाइब्रिड तैयार करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन का जो आंसर आपसे पूछा हुआ है ना, इंक्रीज कब होएगी, जितने क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स होते हैं ना ब्रीडिंग करवाते टाइम उतनी ज़्यादा होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। वहाँ पे भी हमने हाउ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज में ये कॉन्सेप्ट पे गौर किया था कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए प्लांट इसलिए ही आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज यूज करता है ताकि होमोजाइगोसिटी ना बढ़े, तो बढ़ते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा क्रॉस ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, वैसे तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है ना वो हम टेक्निकली लैब के अंदर ही करवा सकते हैं, वरना नेचर में दो स्पीसीज के मेंबर है ना वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते। और यदि ब्रीडिंग करके उन्होंने आगे ऑर्गेनिज्म तैयार भी कर लिया ना, हालांकि फसलों में तो हो जाता है, क्रॉप्स में तो, लेकिन एनिमल के केस में वाइएबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे यदि पूछता कि बचने के लिए आउट ब्रीडिंग है वो यूज की जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है ना वो ए रहेगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा बताने की कोशिश की है आपको, तो थोड़ा सा आप वीडियो को बैक करके भी समझ सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन किसके रिलेटेड था, हमारे मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था, मिल्क प्रोडक्शन। सिल्वर रिवॉल्यूशन था वो एग प्रोडक्शन से रिलेटेड था। रेड रिवॉल्यूशन था वो टोमेटो की प्रोडक्शन और कई बार मीट की प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके। के अलावा यदि हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी जो भी क्रॉप्स हैं, खासकर ग्रेन्स वाली क्रॉप्स हैं, ग्रेन क्रॉप्स या सीरियल्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये नाम से भी रिलेटेड आपको याद रखने पड़ेंगे। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर मतलब जनक पूछा आपसे। एंथम एंड हुकर हम पढ़ते हैं किसके अंदर, जो हमारा एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम है, खासकर एंजियोस्पर्म्स के जो डाइकोट और मोनोकोटिलिडन्स हम पढ़ते हैं ना, वो इसने दिया था हुक्स, बेंथम एंड हुकर था यहाँ पे, तो हुकर, लेकिन हुक्स हो सकते हैं बहुत सारे, एक सरनेम दिया हुआ है यहाँ पे हालांकि, तो मेनली तो कुरैन है। इसके अलावा आप इनके जनक वगैरह वैसे तो फादर बहुत सारे हो जाते हैं बुक में यदि कोई रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि इसका कोई एक लिमिटेड सर्कल नहीं है कि इसी को से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नई नई ब्रीड बनती रहती हैं हमारे इंडिया में भी और वर्ल्ड के अंदर भी, और नई नई चीज़ें आती रहती हैं ना, थोड़ा सा आपको एक हम बोल सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे फिक्स क्वेश्चन की बात नहीं बोल सकते कि एनसीईआरटी से रिलेटेड ही मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको कुछ इस टाइप का भी मिल जाए। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड, यदि हमने ब्रीड में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, हाइब्रिडाइजेशन करवाना, तो उसका मेन मकसद क्या होता है, क्वालिटी को एनहेंस करना, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन्स की अमाउंट बढ़ाना, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑयल की जो अमाउंट है उसको बढ़ाना है। तो अलग अलग मकसद होते हैं। इसने ये तो नहीं बोला कि एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, प्लांट्स की या स्पेशल किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज का, तो
सारे ही हमारे क्या हैं, एक प्रकार के एम होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, मकसद होते हैं ब्रीडिंग करवाने के। व्हाट इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मशरूम, मशरूम हम खाते हैं सर्दियों के टाइम में, और ज़्यादातर वैसे तो कोल्ड स्टोरेज की वजह से ये हर सीजन में ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन हैं आपसे पूछा हुआ है प्रोटीन्स। मशरूम क्या है, एक प्रकार के फंगल्स फंजाई होते हैं, बेसडियो माइस्टीज क्लास है जो फंजाई की, उसका मेंबर होता है मशरूम, और प्रोटीन्स के लिए खाए जाते हैं। और सारे एडिबल नहीं होते हैं, ये भी याद रखना, एडिबल कुछ ही फॉर्म होती हैं, मैक्सिमम फॉर्म तो टॉक्सिक होती हैं। ये नहीं कहीं पे भी मशरूम लगा हुआ और तोड़ के लेके आ गए और खा लिया आपने, टॉक्सिक नेचर भी होती है, फूड पॉइजनिंग कोज कर सकती है ये। नेक्स्ट, नेम द फ्रेश वाटर फिश। अब फिशेज के भी एग्जाम्पल जरूर आपने याद रख लेने हैं। मैराइन फिश कौन कौन सी हैं, इसके अलावा हमारे फ्रेश वाटर फिश कौन कौन सी हैं, फ्रेश वाटर फिश पर्टिकुलर एग्जाम्पल याद रखने हैं। कुछ होते हैं हमारे ब्रैकिस वाटर फिश, ब्रैकिस फिश, ब्रैकिस का मतलब होता है जो मतलब जैसे नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, समुद्र में जाके गिरती हैं, तो वहाँ का जो वाटर है ना, ना तो इतना ज़्यादा साल्टी होता, ना इतना ज़्यादा फ्रेश होता, मीडियम सी कंडीशन होती हैं। तो आपको डिपेंड याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ जो मेजर कार्प्स हैं आपकी, ये फ्रेश वाटर में आती हैं। इसके अलावा जितनी भी हिल्सा, सार्डिन और मैक्रल्स हैं, ये मैराइन फिशीज में आएंगी। तो इधर डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसके तो एग्जाम्पल आपको याद रखने की ही ज़रूरत मिलेगी। उसके बाद एक्स प्लांट क्या होता है, एक्स मीन्स हम बोल सकते हैं आउटसाइड, और प्लांट मीन्स हम पता है ये प्लांट से बाहर निकाला हुआ कोई भी पार्ट। जब हम प्लांट का टिश्यू कल्चर की बात चल रही है यहाँ पे, टिश्यू कल्चर करते टाइम जब हम प्लांट का कोई भी पार्ट उसे रिमूव कर देते हैं, और रिमूव में कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकती है, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बोलते हैं, ऑर्गन हो सकता है, हार्मोन्स वगैरह है ना, ये बड़े रेयरली मिलते हैं। हार्मोन्स की सिंथेसिस है ना, हार्मोन की जो सिंथेसिस है वो सेल के डिफरेंशिएशन में काम मतलब सेल जब डिफरेंशिएट हो जाती है ना, कुछ पार्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर देती है, तो तब हार्मोन की सिंथेसिस है उन सेल्स में हो सकती है। और हम एक्सप्लांट में पार्टिकुलरली वो सेल लेते हैं जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, मतलब उनको फिक्स नहीं हुआ है कि क्या बनाना है क्या नहीं। और खास करके ऐसी सेल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जो हमारी लगातार ग्रो करती रहती हैं। दो टाइप के टिश्यू पड़ते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट के अंदर तो डिफरेंशिएशन आ जाती है कि उनको जो काम करना है ना, जैसे जाइलम और फिलोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, उनको पता है कि भाई अब तेरे को फूड का ट्रांसपोर्ट करना है या फिर वाटर का, उनके अंदर डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग हो चुके हैं उनके फंक्शंस। लेकिन अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड 10th में पढ़ते थे ये चीज़, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है एक, और अनडिफरेंशिएटेड सेल मास को क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। टिश्यू कल्चर में आता था 10th क्लास में जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ते थे। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, सेल, टिश्यू और ऑर्गन। और डिफरेंशिएशन जब अलग अलग फंक्शन करने लग जाते हैं तो हार्मोन्स वगैरह बनते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है एक्सप्लांट में आपको। और एक्सप्लांट टिश्यू कल्चर में मैंने बता दिया यूज किए जाते हैं। और टिश्यू कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसमें डिजीज फ्री प्लांट्स भी हम बना सकते हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। किससे, किसी भी डिजीज्ड प्लांट से। मान लो किसी प्लांट में बीमारी आ चुकी है ना, तो उसके मेरिस्टेमेटिक सेल से हम जो भी छोटा सा एक पार्ट लेंगे एक्सप्लांट, उससे हम एक डिजीज फ्री प्लांट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल इतनी फास्टली ग्रो करती है ना, उतना फास्टली तो इनको वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो ये हम बोल सकते हैं हेल्दी रीजन होता है। आपसे पूछा जाए ना, हेल्दी रीजन एक डिजीज फ्री प्लांट, डिजीज्ड प्लांट का कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। वही हम ज़्यादातर किस में यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर के अंदर। नेक्स्ट IVRI, ये है आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इनको इंडिया का कौन कंट्रोल करता है, ICAR। और क्या है ये, एक जगह पूछिए आपसे कहाँ पे है, ये एक प्रकार की यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। और भाई आपका इज्जत नगर में है ये। इज्जत नगर कहाँ है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश। मिल सकती हैं इस टाइप की भी क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट, मैंने पहले बोला है। तो थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू सा लेके चलना है, पूरा क्राइम नहीं करना कि पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बन जाती हैं ऐसे। तो बस मैं यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस किस जगह से पूछे जा सकते हैं
उससे रिलेटेड आप इस चैप्टर से थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलो। उसके बाद मेन डायरी इज लोकेटेड इन आनंद। आनंद क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ये भी गुजरात की, और गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे उल डायरी ज़्यादा फेमस है गुजरात में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही लोकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी, जैसे आप इस चैनल पे कंटिन्यू है ऐसे ही आपके लिए एक बायोलॉजी बाय दीपक नैन, ये मेरा पर्सनल चैनल है, और इस पे भी हम ऐसे ही आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो लेके आते हैं। साथ में 9th और 10th का तो कंप्लीट साइंस सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, और साथ में आपको 11th और 12th क्लास का बायोलॉजी कंटेंट है वो बड़े अच्छे पीडीएफ फॉर्म्स में और अट्रैक्टिव पीडीएफ फॉर्म्स हैं अपडेटेड, और यहाँ पे आपको पीडीएफ कंटेंट एक पूरी बुक के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जो कि कंप्लीट आपको अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, और इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ यहाँ पे भी आपको 700 प्लस वीडियो कंटेंट फिलहाल है, और आने वाले टाइम में हम रेगुलर इसके ऊपर काम करते जा रहे हैं, जिसमें आपको 40 प्लस प्लेलिस्ट में जो कंटेंट है वो एक ऑर्डरली मैनर में जाएगा। आप इस चैनल पे भी जाके एक बार रिसर्च करें, इसको सर्च करें, और उस पर जाके देखें कि प्लेलिस्ट हैं जो स्पेशली आपको 1 मार्क क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, 2 मार्क्स के कौन से हैं, तो प्रॉपरली एक प्लेलिस्ट में सीक्वेंशियल मोड में आपको कंटेंट है वो प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा आप जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी जुड़े रहे हमारे साथ, जिस पे आपको टाइम टू टाइम कंटेंट से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल जानकारी है वो हम देते रहेंगे। तो इस तरीके से आप इस चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें, और साथ में इसको भी जितना ज़्यादा उसके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच इंडस्ट्री पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट शो कमर्शियल एटीट्यूड। कमर्शियल का मतलब एक प्रकार का पैसा कमाने से रिलेटेड, किस इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पोल्ट्री में भी अच्छा खासा हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग होती है, बी कीपिंग इतनी नहीं होती है, हम बहुत सकते हैं। अब बाकी इनमें आप देख लो सबसे ज़्यादातर कॉमन चीज़ें क्या है, डायरी इंडस्ट्री है, इस पे तो हमारा टोटली मतलब इंडिया है काफ़ी सारा जो लोग हैं इस पे डिपेंडेंट हैं, और कमर्शियली काफ़ी लेवल पे डायरीज मिल जाएंगी आपको। फिशरीज में भी काफ़ी इंडिया का काफ़ी ऐसा पार्ट है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बी कीपिंग, बी कीपिंग को हम बड़ा ही रेयरली देखते हैं, बहुत कम लेवल पे, मतलब इतना कमर्शियल एटीट्यूड आपका बी कीपिंग पे नहीं मिलता, मधुमक्खी पालन पे नहीं है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिफरेंशिएटेड सेल, वही आ गया अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब एक प्रकार का कैलस से रिलेटेड आपसे पूछा हुआ है, और जिसका फंक्शन डिफरेंशिएटेड में मैंने वर्ड यूज किया था जिस टाइम, डिफरेंशिएटेड का मतलब उसका काम फिक्स है भाई, और काम जैसे स्पर्म सेल है ये फिक्स है, मेल गैमेट बन चुका है यहाँ पे, अब इसका फीमेल गैमेट थोड़े बन सकता है, तो ये फिक्स हो चुका है, परमानेंट है ये। एग सेल ये भी फिक्स हो चुका है। पोलन सेल है, उनको भी पता है भाई आगे जाके तुम लोगों को पोलन ग्रेन्स है वो बनाने हैं, या फिर उसके अंदर जर्म सेल्स है, पार्टिकुलर फंक्शन है। स्टेम सेल्स ये कुछ, और उस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, और ये तो आपके सीबीएसई में जो बच्चे हैं 12th क्लास में, उनके आपका एसेसरी या फिर हम बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री सिलेबस है ना, वहाँ पे भी डाला हुआ है, इससे रिलेटेड आपको बोर्ड में भी पढ़ने को मिल सकता है। स्टेम सेल कल्चर, या फिर जैसे हम किसी भी हमारे इंसानों में भी होती है तो टेक्निक कि किसी भी टाइप की जो सेल हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनका फंक्शन अभी डिसाइड नहीं है, और जैसे एम्ब्रियो बनता है जब इनर सेल मां से कुछ सेल ले जाती हैं, और उनसे हम किसी भी टाइप का ऑर्गन है वो बना सकते हैं, और वो ऑर्गन है फिर वो किसी पेशेंट के शरीर में जाके यूज किया जा सकता है। क्या है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, इनका फंक्शन डिसाइड नहीं होता, और यही हमारा यहाँ पे आंसर है वो ठीक रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रोथ प्रोमोटर्स आर एडिड इन लिक्विड मीडियम फॉर सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर का मतलब एक प्रकार का लैब के अंदर हम जब टिश्यू कल्चर करते हैं उसी के अंदर यूज किया जाता है। सस्पेंशन में हम क्या करते हैं, किसी भी मीडियम के अंदर है ना, जो भी हमको टिश्यू को ग्रो करवाना उनको सस्पेंड किया जाता है, मतलब फ्लोटिंग कंडीशन दे दी जाती है, और उसके अंदर जो मीडियम है ना, यही पूछा है, जो मीडियम लिक्विड मीडियम हम यूज करेंगे उसमें कौन कौन से ग्रोथ प्रोमोटर्स है वो यूज किए जाते हैं। एक प्रकार की लैब के अंदर यूज की जाने वाली टेक्निक है ये, यही ध्यान रखना। और ज़्यादातर जितने भी हार्मोन्स हैं जब हम पढ़ते हैं, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिबरलिन, ये हमारे नेचुरल हार्मोन्स हैं, नेचुरल प्लांट्स खुद प्रिपेयर करता है इनको। और 2,4-D एक प्रकार का सिंथेटिक ऑक्जिन है, सिंथेटिक ऑक्जिन। और ये आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है 11th क्लास में, वहाँ पे भी थोड़ा सा आइडिया ले चुके हो। 2,4-D एक ऑक्जिन का ही फंक्शन है, वो प्रमोट
एक प्रकार से काम करता है, और हमारे लैब के अंदर भी इसी केमिकल को यूज किया जाता है ग्रोथ के लिए। और ग्रोथ प्रमोट इनका भी याद रखना आपने, 2 टाइप के ग्रोथ प्रोमोटर्स ये बोल सकते हो आप। ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो में आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन ये तीनों आ जाते हैं। तो ये तो नेचुरल हैं, ज़्यादातर केमिकल है वो 2,4-D यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेम द डिजीज काज्ड बाय फंजाई। मैंने बताया था फंजाई से रिलेटेड, बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको काफ़ी डिजीज मिलेंगी, तो ये तो आप याद करने की कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है फंगल डिजीज कौन सी है, तो यहाँ पे और ब्लैक रूट से रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी डाल देंगे, तो वो क्या है, एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज में आती है, बैक्टीरियल डिजीज। इसके अलावा मोजाइक जो ज़्यादातर डिजीज होती है ना, जिसमें डिफॉर्म हो जाती है शेप, वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल डिजीज मिलेगी आपको। और जो रस्ट है यहाँ पे फंजाई से होने वाली डिजीज है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन है और डाला हुआ के लिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हालांकि अभी बताया था मैंने, ब्लैक रूट डिजीज है वो बैक्टीरियल है। बाकी इसके अलावा जितनी भी जो डिजीज हैं ये रेड है, लेट ब्लाइट है, पोटैटो है, ब्राउन रस्ट है, वीट में है। इसके अलावा रेड रूट है, ये शुगर केन में होता है। शुगर केन जब हम गन्ना खाते हैं तो लाल निकलता है अंदर से। ब्राउन रस्ट वीट में होता है, और लेट ब्लाइट पोटैटो में होता है, पोटैटो। तो इस तरीके से जो भी डिजीज हैं ये सारी फंगल इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शन आप बोल सकते हो। और जो ब्लैक रोट है ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए ना उनको भी यदि ध्यान में रख लोगे, उनकी एक टेबल सी बना लो आप अपने तरीके से। अलग अलग हेल्प बुक के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने एग्जाम्पल बन सकते हैं इनके। तो जो मेन से क्वेश्चन में आपको मिलते हैं उनको जरूर आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन डाला हुआ है। ब्रीड ऑफ द चिकन्स रियर्ड फॉर एग्स। एग्स मतलब अंडों के लिए कौन सी जो ब्रीड है या फिर नस्ल है हम पालते हैं, किनकी, पोल्ट्री बर्ड्स की बोला हुआ है। पोल्ट्री बर्ड और चिकन मुर्गियों के रिलेटेड बात बोली है यहाँ पे। अब ब्रोइलर्स हैं, ब्रोइलर्स किसके लिए होते हैं, ये मेनली मीट प्रोडक्शन के लिए होते हैं। इसके अलावा लेयर्स अंडे देने वाले, ये तो 9th क्लास में आ जाता है, ब्रोइलर्स एंड लेयर्स। मुर्रा तो कैटल ब्रीड होती है, और किसके लिए, खासकर बुफेलो की ब्रीड है ये, बुफेलो। ये दोनों आप एक बार सर्च कर लेना किससे रिलेटेड। हमारी जो लेयर्स है वो इसका आंसर रहेगा, जो कि एग प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। और एक लेगहॉर्न, लेगहॉर्न सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड है, जो कि सबसे अंडे देने वाली हमारी बोल सकते हैं चिकन में आता है। तो इस तरीके से आज हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट किया है। फर्दर सेशन में हम ऐसा सेकंड पार्ट है वो लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें 16 to 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और थर्ड पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके और जितना उसके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।